सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। नाज़रीन, बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की, जिनके बयान मेरा पैसा मेरा पानी मेरी मर्जी, इसने अब सियासी दर्जा हरारत को बढ़ा दिया है। बात बढ़ गई है। हुकूमत की अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी ने इस बयान के खिलाफ ना सिर्फ पार्लियामेंट से बॉयकॉट किया बल्कि ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज का ऐलान भी किया है। पीपल्स पार्टी की तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखने से पहले नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें नवीद कमर, एजाज जाखरानी और दीगर रहनुमा हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वज़ीर आला पंजाब के बयान के दिफा में डट गए हैं कि पीपल्स पार्टी तनकीद करती है तो सुनने का हौसला भी रखे। फिर दोनों तरफ से होने वाली बयानबाजी जलती पर तेल डाल रही है। लेकिन क्या अब ये जो मुलाकातें हैं ये रंग लाएंगी? किस हद तक जो है वो मामला हम देखेंगे कि ठंडा होगा और सुलह सफाई होगी? इस पर एहतशाम साहब का तजिया भी लेते हैं और ख़बर भी लेते हैं। एहतशाम साहब, ये पीपल्स पार्टी ना सिर्फ अब हम देख रहे हैं कि कौमी असम्बली से तो उन्होंने कल वॉकआउट किया था, अब वो कह रहे हैं कि सेनेट में भी हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक, वहाँ से भी बॉयकॉट है हमारा, जब तक मरियम साहिबा माफ़ी नहीं मांगेंगी। तो अब मामला आ गया माफ़ी तक का। तो माफ़ी मांगी जाएगी, आप समझती हैं मरियम साहिबा बड़ेपन का मुजाहरा करेंगी या पीपल्स पार्टी को अपने मुतालबे से पीछे हटना पड़ेगा? क्या होगा अब? हम ना देखें, सूरत हाल थोड़ी सी संगीन उस वक्त हो गई। देखें, जब तक तो तर्जुमानों के एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात आ रहे थे वो तो चल गई थी बात, ना उसको इतना नोटिस नहीं लिया गया। लेकिन नवीद कमर साहब ने कल जो बातें की हैं, मेरा ख्याल है वो परेशान कुन बातें हैं हुकूमत के लिए। उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया कि अगर ये रवैया तब्दील नहीं होता, माफ़ी नहीं मांग जाती, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते, तो हम मजबूर हो जाएंगे कि अपोजिशन में जाके PTI के साथ बैठ जाएँ। अब देखें ना, आम आदमी बात कर रहा हूँ, आमना तो उसको सीरियसली लेगा। नवीद कमर बड़े अहम रहनुमा हैं और वो पीपल्स पार्टी के बारे में जब बात करेंगे तो उसको लोग सीरियसली लेंगे। अभी इस पर देखें कि फौरी तौर पे जो रिएक्शन राना सनाउल्लाह का आया, बुनियादी तौर पे तो आपने देखा लॉ मिनिस्टर ने माफ़ी भी मांग ली थी कि जी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वो बात आके अटक गई कि ख़ुद माफ़ी मांगे। और आपको पता है पीपल्स पार्टी का तो आना बहुत ज़्यादा पानी के मसले पर उनकी रिजर्वेशन है। वो कहते हैं जी इंडस रिवर का पानी, आप उसको कहें जी मेरा पानी मेरा पैसा, तो कौन इसको मानेगा? यहाँ नतीजा तन यह ना, वो उनका ख्याल है कि बड़े एरोगेंट तरीके से बात की है, इस पर माफ़ी कर लेना बड़ा ज़रूरी होगा। अब दो चीज़ें आमना हो रही हैं। एक मैं आपको पहले ख़बर दे देता हूँ। ख़बर यह है कि जो असल मसला है वो 800 अरब रुपये का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है ना, उसको पीपल्स पार्टी चाहती है कि उसमें से पैसा दिया जाए। पहले वो कह रहे थे 7,000, अब वो कह रहे हैं कि जी फ़ी आदमी 25,000 रुपया जो है ना फ़ी घर जो है ना वो दिया जाए, ताकि ये पंजाब में जो अपना मुतासरीन है सैलाब के उनको। इसमें पीपल्स पार्टी कहती है कि नहीं जी हम ये पैसा, गवर्नमेंट कहती है और बेनज़ीर से अपना मरियम नवाज़ कहती है कि पैसा नहीं दिया जाएगा। अब इस पर बहस हो रही है। और दूसरी बात है कि माफ़ी मांगने की जो बात हो रही है, मेरा अपना ख्याल है कि शायद माफ़ी के मामले में शायद थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए पीपल्स पार्टी का रवैया, लेकिन पैसों पे जो है ना, शाजिया मरी भी कह रही हैं, बाकी शायरी रहमान का भी यही कहना है, उसमें लग रहा है कि पैसा जो है ना वो देना पड़ेगा। और मेरी इत्तला ख़बर आमना इसमें यह है कि ये किसी और मद में, भले उसका नाम BISP का ना लिया जाए, एडिशनल फंड्स का लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है कि वो पीपल्स पार्टी को दिया जाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही कहते हैं क्रिटिकल मामला। लचक दिखा दें पीपल्स पार्टी, क्योंकि कल परसों भी यही कह रहे थे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बेसिकली इनको नाम से मसला हो रहा है, तो ये तो इस पर अटके हुए थे अभी तक कोई लचक नहीं दिखा रहे थे जी। चलें, वो तो हमने उनका इख्तिलाफ बहुत पहले से भी था। PTI ने भी इसको एहसास नाम से दोबारा शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर ये नाम चलता ही रहा, क्योंकि नहीं जी इसको नाम को हटाना नहीं है। मेरा ख्याल है इस वक्त जो पीपल्स पार्टी है, PMLN के बड़े बंदे हैं ना, उनको सोचना पड़ेगा। लेकिन इस्लामाबाद में ये भी ख़बरें हैं आमना कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो ये कहा यार लेट गो करें इस पर पोजीशन लें। और दुबई में बैठे हुए जरदारी साहब, उन्होंने भी कहा कि यार मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करें। कुछ लोगों ने कहा, पीपल्स पार्टी वालों का कहना था कि जी जरदारी साहब इस पर स्टेटमेंट दें। उन्होंने कहा यार ये हल्की बातें मत करें, जो मामलात हैं छोटे मोटे अपने तौर पर निपटा लें। अब जो खबर आ रही वो ये कि राना सनाउल्लाह ने भी इन्हें कहा है, ख्वाजा रफ़ीक, बाकी लोगों ने भी कहा है कि यार इस तरह मामला नहीं चलेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी बहरहाल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में बहुत इमोशनल है और वो चाहती है पैसा इस्तेमाल किया जाए। और उनको ये भी लग रहा है कि
पंजाब और जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी वाइप आउट हो चुकी है, उसकी दोबारा वहाँ पे रिवाइवल पार्टी का करना, लोगों का वोट हासिल करना, वोट बैंक बढ़ाना, ये ज़रूरी है कि ये एक जो क्रिटिकल मोमेंट्स हैं, इस पर लम्हे हैं, जो लोग बहुत मुतासरीन हैं और लोगों के दिल जीते जाएँ सैलाब ज़दगान के, तो ये पैसा दिया जाए। खबरें हैं कि ये पैसा किसी हद तक दिया जाएगा और उनको तसल्ली दी जाएगी। पानी के मसले पर आमना अभी देखें, कहा जा रहा है कि इसमें SIFC जो है ना इन्वॉल्व होगी और वो उनका ये कहना है अब, क्योंकि वो एक तो बात कहती है मरियम नवाज़ के भी, हम अपने पैसे से कैनाल निकाल लें तो आपको क्या मसला है, लफ्ज़ यूज़ तो किया गया था, क्या तकलीफ़ है। लेकिन ISFC चाहती है कि ये इस मसले को, पहले भी आपने देखा जब नहरों का मसला था, 6 नहरें निकालने का, तो पीपल्स पार्टी ने इस पर आपने देखा कि बहुत एतराज़ किया था। अब ये कहा जा रहा है कि इसमें SIFC बैठेगी और ये पानी के मसले पर रोज़ जो झगड़े होते हैं वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म करने के लिए अब वो टेलीमेट्री सिस्टम लगाने की बात हो रही है कि इसको लगा दिया जाए ताकि ये एतराज़ ही ख़त्म हो जाएगी जी, किसको पानी ज़्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है। एक और दूसरी बात है आमना, इस हवाले से कहा जा रहा है कि पब्लिक में ये बहस करना बंद कर दें दोनों पार्टियाँ, जो बात करनी है बैठ के बात करें, क्योंकि ये अच्छे सिग्नल नहीं जाते, मुखालिफिन ओपोजिशन जो है इसका फ़ायदा उठाते हैं। अब देखते हैं कि किस हद तक ये बात होती है, ये जो इसको कहते हैं साइलेंसिंग ऑफ द गन कैसे होती है। लेकिन खबरें ये हैं कि पीपल्स पार्टी अल्टीमेटली बात मान जाएगी, पैसा दिया जाएगा और जो और MNAs MPAs के फंड अलहदा से बढ़ाने की बात हो रही है उस पर भी कहा जा रहा है कि रूलिंग पार्टी जो है ना वो हमदर्दाना गौर करेगी और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश करेगी। और आखिरी बात ये हमना कल, लेकिन मंदुखल साहब तो वो तो कह रहे थे कि जी हमसे छुटकारा चाह रहे हैं, निजात चाह रहे हैं और PMLN इस वक्त सोलो फ्लाइट पे जाना चाह रही है। देखिए हम ना PML सोलो साइट पे जा नहीं सकती, ठीक है। इस वक्त जिस तरीके से आपने देखा कि PTI की नशिस्तें इनको मिल गई थी, अब उनको 2/3 मिल गई है और उसके बाद उनके लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें और ख़बर की बात भी हम ना कि इस वक्त जो बड़ी एक हार्ड सराहन पीपल्स पार्टी ले रही है ना, उनको लग रहा है कि अब ये आइन साजी कानून साजी होगी, 27वीं आइनी तरमीम पेश होगी और उन्होंने कह दिया कि हम किसी आइनी कानून साजी का हिस्सा नहीं बनेंगे। और इसमें सेनेट में तो बड़ा वाज़े तौर पे ज़मीर घुंगरो जो सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा जी कॉमवाट में हम भी बिल्कुल हिस्सा नहीं बनेंगे। तो जाहिर सी बात है कुछ हुकूमत वक्त की मजबूरियाँ हैं और आपको पता है कोलिशन पार्टनरों को साथ ना लेके चलें, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी, तो ज़ाहिर है फिर ख़तरा हो जाएगा। नतीजतन लगता है कि बहुत सारी बातें ना चाहते हुए हुकूमत वक्त PMLN जो है ना पीपल्स पार्टी की मान लेगी। जी ठीक है, एहतशाम साहब थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ ही रहिए। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, कुछ बात कर लेते हैं सदर ट्रंप के जो 20 निकाती प्लान है गजा प्लान के हवाले से, सीज़ फायर के मामला जो चल रहे हैं, फ़लस्तीन के हवाले से सदर ट्रंप का अमन मनसूबा जिसकी कई अरब और मुस्लिम ममालिक ने हिमायत का ऐलान किया है, अब एक नए मोड़ पर खड़ा है। मंसूबे में हमास को जवाब देने के लिए दी गई डेडलाइन 3 से 4 दिन की है, लेकिन हमास ने इसे नाकाबिले अमल और मुकम्मल तौर पर इजराइल के मफाद में करार दिया है। ये एक वहाँ से जो रिपोर्ट सामने आ रही है। इसी दौरान इजरायली वज़ीर आज़म ने भी दो टोक अल्फाज में गजा से निकलने से इनकार कर दिया है। उधर बरतानवी अखबार दी गार्डियन का इंकशाफ है कि इजरायली फ़ौज कई माह से गजा में मलेशियाज़ को असलहा और तरबियत फराहम कर रही है ताकि हमास का मुतबादिल तैयार किया जा सके। पाकिस्तान ने भी इस मंसूबे की हिमायत की है जो 20 निकाती सदर ट्रंप का मंसूबा है, लेकिन अब अपने ही हलकों से सवालात उठने पर हुकूमत को वजाहत देना पड़ गई है। ख्वाजा साद रफ़ीक हों, सेनेटर अफनानुल्लाह हों, वो इसे अनडूएबल कह रहे हैं, जबकि JUI फे भी इस पर इख्तलाफ रखती है कि हमास को असल फरीक तस्लीम किए बगैर मसला फ़लस्तीन हल नहीं हो सकता। हुकूमत ये यकीन दहानी करा रही है कि इन तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर क़यादत जल्द फैसला करेगी और साथ ही साथ इस पर गौर किया जा रहा है कि अगर नेतन्याहू इस फैसले को, जो सदर ट्रंप का जो एक प्लान था, उसको एक्सेप्ट नहीं करते और उसको चेंज करने की कोशिश करें तो ऑब्वियसली ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि इस पर बहुत से एतराज़ात हैं और अब इस पर मामला क्या बनेगा, इस पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब के साथ हमें ज्वाइन कर लिया हामिद खान अलमशरकी साहब ने भी, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। आपको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। हामिद साहब, ये 20 निकाती प्लान आया, इस पर हमने देखा कि पाकिस्तान समेत जो अरब ममालिक हैं उन्होंने इसको वेलकम भी किया, लेकिन अब अगले ही दिन हम देख रहे हैं कि इस पर एतराज़ात उठना शुरू हो गए क्योंकि इस पर अब नेतन्याहू जो जिस तरीके से यू टर्न ले रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इजरायली फ़ौज गजा के बेशतर हिस्से में मौजूद रहेगी और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप की तजवीज़ पर फ़लस्तीनी रियासत शामिल नहीं है। और आज भी हमने देखा कि गजा पर बमबारी भी जारी है। जब आप सीज़ फायर की बात भी करें, 59 फ़लस्तीनी आज भी शहीद किए गए हैं। तो सारी सिचुएशन में अब होगा क्या? हमास भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जो इतलात आ रही हैं। हमास के एक नुमाइंदे ने BBC को इंटरव्यू में बोला कि हमारे लिए अनडूएबल है और यहाँ से भी आवाज़ें उठ रही हैं कि ये जो प्लान दिया गया ये एक तरफा है।
देखिए आमना, जैसे ही ये मंसूबा मंजरे आम पर आया और मैंने इसको गो थ्रू किया, तो उसके कुछ 1 घंटे के बाद मैं एक इंग्लिश न्यूज चैनल पे था और मैंने उस पे उसी वक्त कहा कि ये मंसूबा ऐसे लग रहा है जैसे नेतन्याहू की मर्जी से लिखा गया है, ताकि उसके अंदर वाहिद जो पहले 4 पॉइंट है उसका मकसद सिर्फ ये है कि हमास को गैर मुसल्लह कर दिया जाए और जेर जमीन सुरंगें खत्म कर दी जाए, हमास का जितना असले का सोर्स है खत्म कर दिया जाए, फौरी तौर पर 48 घंटों के अंदर अंदर सारे यरगमाली रिहा कर दिए जाएं और उनकी जो डेड बॉडीज हैं वो उसको दे दी जाएं। उसके बाद कोई ऐसी चीज नहीं थी उस पूरे मंसूबे के अंदर है जो इसराइल को मजबूर कर सके कि उसके बाकी नुकात पर अमल करे, चाहे वो नई हुकूमत बनाने के हवाले से हो, चाहे वो इसराइली फौज के इनखला के बारे में हो, चाहे वो नेतन्याहू और दूसरी जो है फरीक उनके दरमियान कोई 2 रियासती हल की बात हो, चाहे इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई नाकाबिले अमल और नाकाबिले कबूल मंसूबा था बहसीयत हमास, बहसीयत फलस्तीनी, जिसके अंदर उनका कोई किरदार ही नहीं, उन गजा के मुसलमानों की कोई बात ही नहीं। जी जी हामिद साहब। जी। और उसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि ये जो सूरत हाल है ये मजीद खराबी की तरफ जा रही है, चाहे वो, और मैंने उसमें कहा कि ये 20 नकाती मंसूबा जो है ये हमास के लिए मंजूर करना नामुमकिन है, जिसके बाद हमास पर मलबा डालकर एक बार मजीद क़यामत ढाई जाएगी गजा के मुसलमानों पर, फलस्तीन के मुसलमानों पर, और हमास की जो रहमत है वो जारी रहेगी। एक बात है कि इस मंसूबे से एक बात सामने आई, वो ये कि 2 साल की बदतरीन बमबारी के बावजूद हमास एक हकीकत की तरह गजा में मौजूद है, हमास एक ताकत की तरह मुज़ाहमत कर रही है, और इसराइल का वाहिद मकसद जो है वो ये है कि गजा पर मुकम्मल कब्जा करके गजा के मुसलमानों की जो है वो उनको बेदखल किया जाए, मुल्क बदर किया जाए, और कहीं पर भी 2 रियासती हल की कोई बात नहीं हो रही, कहीं पर भी मुसलमानों की जो उनकी आज़ादी है उसकी बात नहीं हो रही। और इसमें इंटरनेशनली ग्लोबली भी हम वॉइसेस रेज होते हुए देख रहे हैं। बरतानिया में जो ईवान है वहाँ से भी सेनेटर्स बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन सेनेटर्स बोल रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि आप टोनी ब्लेयर जैसे एक मुतनाज़ शख्सियत को ऐड करके क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल आमना, कि आप सोचिए कि एक ऐसी हुकूमत की तजवीज़ दी जाती है जिसमें दुनिया का बदतरीन जदीद दौर का जो वॉर क्रिमिनल है टोनी ब्लेयर, उसको सरबराह बनाने की बात की जाती है। मैंने इराक वॉर के ऊपर थीसिस लिखा PhD का, और उसके अंदर मैंने वाज़े तौर पर एक तहकीक साबित की कि सबसे बड़े मुजरिमों में टोनी ब्लेयर, बुश, ये सारे शामिल हैं, और बरतानिया की हुकूमत और अवाम एक तरफ थे, और टोनी ब्लेयर ने अकेले शख्स की हैसियत से इस पूरी जंग में तबाही भेजी। सो टोनी ब्लेयर का बनना, और फिर उसके बाद ये कि ये एक कैसी हुकूमत बनाने की बात कर रहे थे जिसमें ना तो कोई फलस्तीनी नुमाइंदगी, ना कोई गजा की नुमाइंदगी, और फलस्तीनी अथॉरिटी को भी नहीं माना जा रहा। सो इतने सारे सवालात के साथ मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत ने भी थोड़ी जल्दी की कि एकदम से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जंप गन इन कर देना, जंप इन कर देना, कि जी आप फौरन हमायत कर दें, पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स देखें, पहले उसके मुज़मिरात देखें, पहले उसके फैसलात देखें, और फिर उसके बाद कोई फैसला करें, ताकि ये कि ना तो आपको अंदरूनी तौर पर कोई रिएक्शन देखने में आए, जैसे कि साद रफीक, अफनानुल्लाह और बहुत सारे जमात इस्लामी, मौलाना फजल रहमान, सबकी तरफ से रिएक्शन हो गई। जी, और दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर बैनुल-अक़वामी तौर पर ये काबिल अमल नहीं, काबिल कबूल नहीं, तो फिर पाकिस्तान के लिए किसी हालत में काबिल अमल और काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। आज जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर एक बात वाज़ेह है, वो ये कि हमास पर मुसलसल दबाव बढ़ाया जा रहा है। कतर जो है वो बड़ी बैलेंस पोजीशन लेके खड़ा है, पाकिस्तान का भी कतर और कतर से बेहतर बैलेंस पोजीशन लेना बनता है, ना कि ये कि सिर्फ हम ट्रंप की रजामंदी या खुशनुदी के लिए तमाम फैसले मान। ठीक है हामिद साहब, आपका इस पे कमेंट आया, आपका टेक आया। हम ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एहतशाम साहब का इस पर तज्जिया लेंगे। वेलकम बैक। एक एहतशाम साहब की जानिब चलते हैं। अपना सवाल है कि एहतशाम साहब, एक बार फिर हम वही सिचुएशन जो अब बन चुकी है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो अपनी इस फैसले को जो फ़लस्तीन के हवाले से सीज़ फायर का जो प्लान बनाया गया है, 20 निकाती प्लान, गज़ा प्लान,
उस पर रिव्यू करेगी, चूंकि अब वहां से सिचुएशन भी बदल रही है और कहा यह जा रहा है कि जब तक इवैक्यूएशन कंप्लीटली नहीं हो जाती इजरायली आर्मी की गजा से, तो कैसे ये डूएबल होगा। और वहां से नेतन्याहू साहब कह रहे हैं कि वो किसी सूरत गजा जो है वो उसके बेशतर हिस्से वहां पर इजरायली फौज रहेगी। अब सारे सिचुएशन में एक तो ये कि यहाँ पर पहले डिस्कशन होनी चाहिए थी पार्लियामेंट में और उसके बाद इस पे करना चाहिए था। दूसरा ये कि अब रिव्यू करने के हवाले से क्या खबर है इस्लामाबाद में? देखिए आमना, वो कहते हैं ना कि डेविल लाइज इन डिटेल्स। जब ये डॉक्यूमेंट पीस प्लान का जब मिला हमें, यानी हुकूमत पाकिस्तान को, हमारे डिसीजन मेकर को, तो सूरत हाल कुछ और बन गई। देखें, आप जिक्र कर रही थी अपना साद रफ़ीक, JUI, बाकी लोगों की, इन्हें तो छोड़ ही दें। सबसे ज़्यादा अहम बात है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने जो बात की है ना, इसहाक डार साहब ने, उन्होंने कहा जी ये तो वो डॉक्यूमेंट नहीं है जो हमसे शेयर किया गया था। वो 8 मालिक का जॉइंट स्टेटमेंट जो हमने अमेंडमेंट दी थी, वो अब अमेंडमेंट तो इसमें शामिल ही नहीं की गई। तो इन द फर्स्ट प्लेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खुद इससे डिस्टेंस कर लिया है। तो मैं नहीं समझता, देखें ना, ये आमना लम्हा फ़िक्रिया ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि वो 8 इस्लामी मुल्क हैं जिन्होंने जॉइंटली मिलकर इसको सपोर्ट किया था, इस स्टेटमेंट को, वो भी इक्वली मेरी खबर है कि वो परेशान है कि ये क्या किया जाए। हम तेज़ी के साथ इतलात मेरी है कि राब्ते किए जा रहे हैं अब सारे कैपिटल के साथ मुसलमानों के, और एक कहा जा रहा है कि जॉइंट एक पोजीशन ली जाए तो की ली जाए। तो क्या एहतशाम साहब, तो ट्रस्ट डेफिसिट भी एक वो आ गया ना, जो हम कल भी बात कर रहे थे कि सदर ट्रंप पे यूएस के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। जी जी आमना, देखें जो सबसे बड़ा मसला हुआ ना, जो मेरी इत्तला है, शायद आप तक भी चीज़ें पहुंच रही होंगी, वो ये है कि जब 6 घंटे की मुलाकात प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ या नेतन्याहू की हुई, उसके बाद 3 घंटे की मुलाकात नेतन्याहू की अलहदा हुई। किसके साथ? एक स्टीव विटकॉफ जो मिडिल ईस्ट के नुमाइंदे हैं अपना ट्रंप के, और सन इन लॉ दामाद हैं जो अपना प्रेसिडेंट ट्रंप के, जेरेड शुगर, क्या नाम है उनका, कुशनर के था, जेरेड कुशनर। उनसे मुलाकात के अंदर कहा जा रहा है, लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है कि एडिट्स की गई हैं कुछ पैराग्राफ को, और वो अब पता नहीं कि इसका प्रेसिडेंट कॉम को बताया गया है नहीं बताया गया, या ये मिलके सब कुछ हुआ है। जिसमें से एक बड़ी चीज़ जो निकाल के उन्होंने अलहदा कर दी ना, वो उन्होंने कहा कि जी इजरायली फोर्सेस वहाँ से विड्रॉ नहीं करेंगी जब तक कि हमास को अनाम नहीं किया जाएगा, उनसे असला नहीं लिया जाएगा। अभी ये बात जो मेन उसमें बिल्कुल नहीं थी, कल भी हम बात कर रहे थे कि उसमें बात नहीं थी। दूसरा ये भी बात नहीं थी जो कल मैंने बात की थी कि 2 स्टेट सोल्यूशन वाली बात भी नहीं थी। अब मेरा ख्याल है जो मसला बड़ा बन गया ना हमना, इसलिए बन गया कि एक तो कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट की बात हो रही है टोनी ब्लेयर की, और दूसरा ये बात की जा रही है कि जी जो पाकिस्तान बार बार इनसे कह रहा था कि जी कोई इजराइल की अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, कोई जेनोसाइड जो किया गया है उस पर भी कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए, उस पर कोई बात नहीं की। अब ये इटरनल पीस की बात जो प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे थे मिडिल ईस्ट में, वो कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, इस पर तो सवालिया निशानात उठने शुरू हो गए हैं। हमने देखें, अब सबसे अहम बात यह है कि अभी अब बात शुरू हो गई है, जिस तरीके से हमास के लोगों ने मना कर दिया है कि हम इसको नहीं मानेंगे, और दूसरी तरफ से अभी तो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे कि मैं कहूँगा इजराइल को अगर वो एग्रीमेंट 72 घंटे के अंदर हमास तस्लीम नहीं करता तो फिर जो आपने करना करें। मतलब आप पहले ही आपने ज़मीन पर लगाया हुआ, और कितना लगाएंगे। मेरा ख्याल है अब फौरी तौर पर जो हमला किया जा रहा है, जो करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से इसहाक डार साहब हमारी क़यादत जो है ना वो एतमाद में लेने की कोशिश कर रही है बड़ी तेज़ी के साथ 8 ममालिक के साथ। और देखें ना, वो तो इस तक आगे चले गए, इंडोनेशिया ने कहा कि जी हम ये कोलेशन फोर्सेज जो जाएंगी 20,000 बंदे हम अपने फ़ौजी वहाँ भेज देंगे। अभी ये नहीं तय हुआ। दूसरा ये कि यहाँ एक और बहस शुरू हो गई, वो कहते हैं कि जी कैसे हो सकता है कि फ़लस्तीनियों से पूछे बगैर आप फैसला करें कि जी किस पार्टी को रखा जाएगा, किसको बाहर किया जाएगा, किन लोगों का वहाँ पे असर और सूख होगा। तो मेरा ख्याल है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो जिसको कहते हैं कि ये जो एक सर, और शुरू से आप और मैं हम सब जानते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, यूएस और इजराइल इस सारे मामलात में एक ही पार्टी है, कौन फंड करता रहे, सारे मामलात हमारे सामने। तो बेहतर ये नहीं था कि अरब कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ जो कि अब इख्तलाफ रखते हैं इजराइल से, वो मिलकर यूएन को कहते हैं कि जी आप एक न्यूट्रल बॉडी बने और आप सामने आए और आपके थ्रू इम्प्लीमेंटेशन है, फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये जो अभी सारे पीस प्रोसेस है, पीस एग्रीमेंट है। आमना वो तो होना ही नहीं है ना, वो तो उस वक्त होगा कि जब अमेरिका इस पर राज़ी हो जाएगा, यूएन की न्यूट्रल बॉडी इस पर कोई बनेगी, वो तो बात की बात है। आप देख लें
जिस तरह यूनाइटेड नेशन को यूज़ किया जाता रहा है, और अब तो बिल्कुल ही नो कॉन्फिडेंस का इजहार कर दिया प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कि इन्होंने कुछ नहीं किया, जंगें मैंने बंद कराई। अब सारा का सारा जो है ना वो कहा जा रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प, जिन्हें ये एहसास हो रहा है कि इजराइल की बहुत ज़्यादा खुशामद करके या उनका साथ दे के हम मिडिल ईस्ट में भी बदनाम हो रहे हैं, और गज़ा पे अपना क्या कहते हैं कतर पे हमले के बाद तो सूरत हाल बिल्कुल ऐसी हो गई है कि अब वो कोई एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है जीसीसी के कंट्री, ख़ास तौर पे अमेरिका के ऊपर। अब यही एक दबाव था जो नेतन्याहू को लेके आया था कि वो पीछे हटे, लेकिन ये जो बीच में जो गेम हुई है ना, एडिट्स किए गए पैराग्राफ, और वो जो इसहाक डार साहब भी जिस पे डिस्टेंस कर रहे हैं और इजहार कर रहे हैं अपनी जिसको कहते हैं परेशानी का कि ये कैसे हो गया, तो मेरा ख्याल है अब ये ओनस जो है ना 8 ममालिक पे है जो अब सर जोड़ के बैठेंगे, मेरी इतला है बैठना शुरू हो गए, वहाँ से अब पता चलेगा कि जी अब इस डॉक्यूमेंट की फेट क्या होगी जिसको सारी दुनिया अप्रिशिएट कर रही थी कि बड़ा अच्छा हो गया मामला। ये थैंक यू सो मच एहतशाम साहब। आगे बढ़ते हैं, एक और स्टोरी शामिल करते हैं। IMF की शर्त पर पाकिस्तान ने 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद की इजाज़त दे दी है। अब गाड़ियाँ प्रोडक्शन लाइन से नहीं बल्कि बंदरगाह से आएंगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के मुताबिक जून 2026 तक इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर कस्टम्स के साथ 40% रेगुलेटरी ड्यूटी होगी जो 2029-30 तक ख़त्म कर दी जाएगी। इब्तदाई तौर पर सिर्फ 5 साल पुरानी गाड़ियों की इजाज़त है, मगर जून 2026 के बाद ये हद भी ख़त्म कर दी जाएगी। सनतकार परेशान हैं कि इस फैसले से 1200 ऑटो पार्ट्स कंपनीज और 18 लाख नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। सवाल ये कि क्या ये पॉलिसी सस्ती गाड़ी देगी या मुल्क की ऑटो इंडस्ट्री को बर्बाद कर देगी, और क्या इसका इम्पैक्ट किस हद तक आ सकता है। इसी पर बात करने के लिए मशहूद अली खान साहब ऑटो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। आप गवर्नमेंट के इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं, इसका इम्पैक्ट लोकल इंडस्ट्री के साथ साथ एक आम जो सार्फिन है अवाम, उनके लिए किस हद तक आएगा? अस्सलाम वालेकुम। इस सवाल को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा है कि गवर्नमेंट का अर्निंग क्या होगा। हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट दर बदर भटकती रही है $1 बिलियन के लिए। हम किस्तें लेते हैं IMF से या दूसरे बैंक से। अभी अगर हम एक मिसाल ले देते हैं कि $7,000 की कोई भी गाड़ी अगर हम इंपोर्ट करते हैं और 10,000 अगर वो पर मंथ आता है तो तकरीबन ये $700 बिलियन के लिए बनता है, और सालाना हमारा तकरीबन $1 बिलियन पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा। और अगर मैं इसकी मेंटेनेंस लेता हूं कि गाड़ी जब सड़क पे चढ़ेगी तो जाहिर कुछ ना कोई मेंटेनेंस होती है, कोई पार्ट्स चलते हुए गाड़ी के खराब होते हैं उसके, तो उसको बदला जाता है। अगर मैं इसका 25% ले लूं महीने का तो $300 मिलियन हम अपना महीने की मेंटेनेंस कॉस्ट देंगे, जो कि सार्फिन जो कि कंज्यूमर गाड़ी खरीदेगा और इसको इस्तेमाल करेगा। तो साल के लगभग हम देख लें कि 1 बिलियन प्लस मेंटेनेंस लगा लें तो आपकी ये कॉस्ट आपके फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान से बाहर जाएगा। हमने अभी देखा है कि कोविड-19 के बाद एक ऐसा सिनेरियो आ गया था कि इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए पाकिस्तान में LC ओपन करना एक मुश्किलात का शिकार थे। तो ऐसी सूरत हाल में हमारी एक्सपोर्ट तो इनहांस नहीं हो रही, हमारी फॉरेन रिजर्व हमारा इतना नहीं बढ़ रहा जितना बढ़ना चाहिए। ऐसी सूरत हाल में अगर हम ये इंपोर्ट पॉलिसीज ला रहे हैं तो गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म में विद इन ईयर 2026 की बात कर रहे हैं, तो उस साल बजट में जब जाएंगे आप तो आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी और फाइनेंशियली एक क्रंच नजर आता है। अब आते हैं सार्फिन की तरफ। हमारे सार्फिन के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं इस वक्त पाकिस्तान में। अगर हम देखते हैं तो पहले 3 OEMs थे, आज मैं ख्याल से अगर मैं गलत ना हो तो 14 से 15 OEMs पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसमें जापानीज भी हैं, कोरियंस भी हैं, चाइनीज भी हैं। ये ब्रांड्स पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहे हैं और हर OEM के पास कम से कम अगर हम देखते हैं तो 4 से 5 डिफरेंट मॉडल्स हैं। तो अगर इस तरह से मैं लगा लूं तो 45 मॉडल्स पाकिस्तान में ऑलमोस्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं डिफरेंट शेप्स में। तो सार्फिन के पास तो ऑलरेडी ऑप्शंस मौजूद हैं। सार्फिन को अगर हम इंपोर्टेड गाड़ियां लाके दे रहे हैं तो क्या उनको कॉस्ट इफेक्टिव होगी उनके लिए? इस वक्त जो पाकिस्तान में इस वक्त ट्रेंड है वो स्मॉल कार अगर सेगमेंट्स उठाते हैं तो 3 मिलियन से लेके वो 20 मिलियन तक जा रही हैं प्राइसेस इस वक्त। तो ये सार्फिन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कौन से सार्फिन है, वो किस सेगमेंट को हम टारगेट कर रहे हैं? हमारा लोअर मिडिल क्लास तो अभी भी वो मोटरसाइकिल पे, वो तो कार की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ। हमें अगर उनके लिए सोच रहे हैं कि हम सार्फिन को फैसिलिटेट करें तो
तो मेरे लिए ख्याल था कि हमारी गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, जो टैक्सेस हैं इस वक्त जब हम गाड़ी कोई खरीदते हैं तो उसमें हमें देखते हैं कि 45% हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। अगर आप सार्फिन के लिए सिंसियर हैं तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए हमारे लिए ये होना चाहिए था कि जो सेल टैक्स हमारा 18% है वो आप रिड्यूस करते, ताकि लोगों के पास ऑप्शंस आते कि वो प्राइसेस कम होती और वो गाड़ी सार्फिन ले पाए। तो ये एक बहुत सिलेक्टेड सार्फिन है जिसका टारगेट हम कर रहे हैं, जो कि हमारे अपर मिडिल क्लास से ऊपर आता है, अपर क्लास के लोग हैं जिनके लिए हम 25-30% हमारा पॉपुलेशन देखें ना, लेकिन लोकल असेंबलर्स मगर हमारी अगर वॉल्यूम देखें तो हम तो 2 लाख गाड़ियां भी सालाना नहीं बना पाते। तो लोकल असेंबलर्स के लिए ये जो डिसीजन है ये फेवर में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हम अगर बात करें रॉ मटेरियल का, फिर यहाँ पे एनर्जी प्राइसेस का जो मसला है पाकिस्तान में, सारे मामलात को देखते हुए अब तो डायरेक्टली उनकी भी शोरूम में गाड़ी आएगी और वहाँ से वो आगे कर देंगे। तो आप क्या समझते हैं कि उनके लिए मुश्किलात हैं या ये उनके लिए बेहतरी है? जी मशहूद साहब, कोई यूज गाड़ी 5 साल पुरानी मंगवाते हैं तो उसके पार्ट्स और कंपोनेंट्स को भी आपको देखना होगा। गाड़ी जब चलेगी सार्फिन को तो वो गाड़ी क्या वो उसके पार्ट्स अवेलेबल हैं। मैं मिसाल ले लेता हूँ, इस वक्त भी पाकिस्तान में 3 years ओल्ड कार्स ऑलरेडी पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रही हैं, वो जो गिफ्ट स्कीम के थ्रू आ रही हैं। अगर हम पिछले 3 साल का रिकॉर्ड लगाएं, वो जो 3 साल पुरानी गाड़ियां पिछले 4-5 साल से हमारे रोड पे अगर वो मौजूद हैं तो उनमें से कितनी ऑन रोड कार मौजूद हैं। मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गाड़ियां वर्कशॉप में जाके खड़ी हो जाती हैं और 2-2, 2.5 महीने उनको पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के लिए चैलेंज फेस करना पड़ता है। right. जबकि इसके मुकाबले में अगर आप देखें जो पाकिस्तान में गाड़ियां ये जो बना रहे हैं लोग, इनकी अगर गाड़ियां हैं तो इनकी इमीडिएटली आफ्टर सेल सर्विस की वजह से उनकी शोरूम्स में या वर्कशॉप्स में गाड़ियां उनकी इतनी देर वेटिंग पे नहीं आती। तो ये एक हडल्स उनको आएंगी। और एज ए नेशनल स्पिरिट क्या है, हमारा नेशनल कॉज क्या है? क्या हम पाकिस्तान में अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को या इंडस्ट्रीज को प्रमोट करके उनको फैसिलिटेट करके फॉरेन रिजर्व बढ़ा के लोन को पे बैक करना है, या हमने सिर्फ लोन लेना है ताकि हम अगला लोन ले सकें और पिछली की इंस्टॉलमेंट दे सकें? इस तरह से मुल्क मुश्किलात में रहेगा। मैं नहीं समझता कि इससे कोई हमें लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। हम पे लोन का बहुत बड़ा प्रेशर है गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट किसी तरह से उसको फैसिलिटेट करे कि हम लोन पे बैक करें। शॉर्टली आपको लगता है ये डिसीजन सक्सेसफुल हो पाएगा, ये मॉडल चल पाएगा ज्यादा देर? नहीं, मुझे तो ये विद इन ईयर आप जो कह रही है ना, ये साल के आप मिड में देखिएगा आपको ये चैलेंजेस फेस कर नजर आएगा, गवर्नमेंट खुद फेस करेगी ये चैलेंजेस। थैंक यू सो मच। मशहूद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे इस पर बात करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कराची की सूरत हाल के हवाले से बात होगी। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ कराची की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं, जो कि पाकिस्तान का मुआशी हब है, लेकिन सहूलियात देखें तो मसाइल का हब ज़्यादा लगता है। कराची की बारिश एक बार फिर शहर को मफलूज कर गई। शारा फैसल, डिफेंस कोरंगी रोड, कयूमाबाद, चौरंगी और जाम सादिक पुल पर बदतरीन ट्रैफिक जैम ने हज़ारों शहरियों को सड़कों पर घंटों कैदी बनाए रखा। ये गुज़श्ता रात की, कल शाम की सूरत हाल आपके सामने रख रही हूँ जब हमने देखा कि एम्बुलेंसेस को भी मुश्किलात का सामना रहा। इसी दौरान कल मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वफाक से 200 अरब रुपए मांग लिए और कहा कि कराची को इस्लामाबाद में बैठकर नहीं चलाया जा सकता। अब सवाल ये कि बार बार कराची पर हुकूमत करने वाले इसके मसाइल से कब तक भागते रहेंगे और इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है वो क्या है? इसी पर सल्मान मुराद साहब डिप्टी मेयर कराची हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। सलमान साहब, अब हम कितनी बार ये कहें कि जी वफाक से फंड्स नहीं आ रहे, इस वजह से सारी सूरत हाल है, लेकिन यहाँ के जो छोटे छोटे मामला है, अगर हम सिर्फ ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से बात कर लें, गो के ये भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं और उसमें भी फंड्स के मामला हैं, तो फिर फंड्स के मामला पे निगोसिएशन करने में आप लोग नाकाम हैं। अब तक क्या मामला है कि हम जब भी बारिश होती है, यहाँ के जो शहरी हैं दफातर से घर पहुँचने में उनको कई घंटे लगते हैं और सुबह उन्होंने फिर काम पर आना होता है। और साथ ही साथ जो सड़कें अभी कुछ महीने पहले तामीर हुई थी, मैं अपने ऑफिस को आने वाली सड़क की बात कर लूँ, वो शारा फिर अब जगह जगह दोबारा वहाँ पर खड्डे सामने आ चुके हैं, तो उस पर भी सवालात उठते हैं कि किस तरह की तामीर की गई थी वो। जी, जैसे कि आपने कहा कि बरसात के हवाले से, जी कल जो बरसात हुई और वहाँ पे हमारी टीमें मौजूद थी अंडर बाईपासेस
पे हैवी मशीनरी लगी हुई थी, शारे फैसल, शारे पाकिस्तान और दूसरे जो मेन इशारे हैं वो क्लियर नहीं थे। कयूमाबाद के प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, जो हमारा जाम सादिक पुल वहाँ बन रहा है, उसकी वजह से जरा ट्रैफिक में लोगों को परेशानी पेश आई। इस लोगों की जल्दबाजी की वजह से पैनिक क्रिएट हो गया और डबल जो है रॉन्ग साइड आने की वजह से लोग जो है वहाँ कई घंटे तक फंसे रहे। तो उससे भी डीआईजी ट्रैफिक को इंस्ट्रक्शन सीएम साहब ने दे दी थी, तो हमारे सिटी वार्डन भी रोडों पर मौजूद थे, तो उन्होंने 1 से आधे घंटे तक उस रोड को भी क्लियर करा दिया। तेरी शहरियों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप हजरात जो है बरसात होती तो पैनिक क्लियर कर लेते हैं और रॉन्ग साइड आ जाते हैं जल्दी जाने के लिए, और वहां से रोड ट्रैफिक जाम हो जाता है और उससे लोगों को और शहरियों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मैं शहरियों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर बरसात हो आप जरा सा सब्र कर लें, रॉन्ग साइड जाने के बजाय आप थोड़ा सब्र कर लेते तो ये मसला इनके चालान कटवाएं। ये सब्र ये कौम ऐसे नहीं मानती। जब हम देखते हैं कि बाहर के ममालिक में जाके ये सब वहाँ पर इंसानों की तरह एक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे लॉज बड़े सख्त हैं, वहाँ पे सजाएं बड़ी सख्त हैं, वहाँ पर फाइन लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये सब हम देखते हैं कि सीधी लेन में एक ही लेन में चलेंगे। देखिए यही शहरी यही हम दूसरे मुल्क जाके कानून पर इम्प्लीमेंट करते, तो हमें यहाँ पे भी करना चाहिए ना यही कानून। अब उसके लिए हमने सेफ सिटी कराची शहर को सेफ सिटी कर दिया। अब जो भी कानून की वायलेशन करेगा उनके ऊपर जुर्माना भी होगा, उन पर फाइन भी लगेंगे। तो इस सिलसिले में काम तो सिंध गवर्नमेंट कर रही है, केएमसी कर रही है। तो आपने रोडों की बात की, रोडों 104 रोड है केएमसी के कराची के, हमने 7 अजलाओं में सालाना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया और उन पर काम शुरू हो चुका है। कारपेटिंग के मामलात रहते हैं तो इस बरसात की वजह से रुक गए। बरसात की वजह से फ्लो खत्म हो जाएगा तो हम कारपेट कर उन रोडों को बेहतर कर देंगे। और ये विश्वास कराया है अपने इंजीनियर्स को कि क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अगर किसी की भी गफलत हुई उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा और उस कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी होगी उनका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक इनका जो टाइम पीरियड है उस तक अगर कोई बीच में अगर फिर दोबारा कोई नुकसान हुआ तो उस कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि वो दोबारा इस रोड को मेंटेन करे। अगर नहीं करता तो हम उनको ब्लैकलिस्ट भी करेंगे और उस इंजीनियर्स के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। ठीक, लास्टली आप अभी सेफ सिटी के हवाले से बात कर रहे थे, मामला कहाँ तक पहुंचे हैं? एक्टिवली कब इस पर हम देखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन हमें दिखाई देगी? बस अनकरीब इस महीने के एंड तक सेफ सिटी के तमाम कैमरे लग जाएंगे। बहुत से जगहों पे डिस्ट्रिक्टों पर काम शुरू हो चुका है। जैसे आप कराची सुपर हाईवे पे एक्टिव है, कराची आने और बाहर जाने वालों की गाड़ियों का डिटेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे सस्सी टोल के पास लगे हुए हैं, एक्टिव है। कुछ एरिया में रहते हैं और भी इंशाल्लाह इस महीने तक कंप्लीट हो जाएंगे। पूरे कराची को सेंट्रलाइज सेफ सिटी के तौर पर किया गया और उस पर काम कंप्लीट है। इस महीने के एंड तक उसको फाइनल किया जाएगा। आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए भी ये जो मेयर साहब का स्टेटमेंट है विफाक से 200 अरब के हवाले से कि जी मांग लिए हैं, ये कब से वो बात भी कर रहे हैं, कहाँ तक ये निगोसिएशन पहुंची है? इस पे क्या रिस्पांस आ रहा है? ये क्योंकि हर बार जब भी कोई मामला होगा फिर वो विफाक पर कि जी वहाँ से पैसे फंड्स नहीं आ रहे, इस वजह से यहाँ पर सिचुएशन ठीक नहीं हो रही। ये वफाक की जिम्मेदारी बनती है। ये शहर कराची पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट करके देता है, तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि दूसरे शहरों की तरह इस शहर को भी ऑन करें। ये नहीं कि सिंध गवर्नमेंट केएमसी कर रही है, मगर वफाक की भी जिम्मेदारी बनती है कि उस शहर को ऑन करे। तो आप इंगेज्ड हैं उनके साथ, वो क्या कह रहे हैं इस हवाले से? सीएम मुराद अली शाह साहब ने उनको एंगेज किया हुआ है और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी उनको कहा हुआ है कि भाई कराची शहर हम सबका है, तो उनको भी एंगेज की। प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कहा है उन्होंने। पिछले दफा जब अदम एतमाद के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब कराची में आए, सीएम हाउस में एक प्रोग्राम हुआ, तो बिलावल साहब ने बरमला उनसे कहा कि ये K4 प्रोजेक्ट वफाक की तरफ से है और इसे भी शहबाज स्पीड की तरह कंप्लीट किया जाए ताकि कराची के शहरियों के लिए पानी का बहुत बड़ा इशू है, उसको सॉर्ट आउट करके हल किया जाए। उन्होंने कमिटमेंट की, मगर उसके बाद भी नहीं हुआ। अभी जब उनके ही चेयरमैन वापडा ने इस प्रोजेक्ट के लिए 20 अरब रुपए मांगे तो उन्होंने 3 से 4 अरब रुपए दिए। अब 3 से 4 अरब रुपए में ये प्रोजेक्ट कहाँ कंप्लीट हो गया? और इस पे रिक्वायर है आए दिन रेट
बढ़ते जाते हैं तो प्रोजेक्ट की डिले होने की वजह भी है कि वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया और जल्द इन मामलात का जो हल निकलता हुआ हमें दिखाई दी है। थैंक यू सो मच। सलमान अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे बात करने के लिए। प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे फिलीपाइंस के वस्ती इलाकों में 6.9 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। सीबू शहर के करीब आने वाले इस ज़लज़ले ने दर्जनों इमारतों को ज़मीन बोस कर दिया, जिससे दर्जनों अफराद जान की बाजी हार गए। 147 से ज्यादा अफराद अस्पतालों में जेर इलाज हैं। अब तक रात गए आने वाले झटकों ने न सिर्फ घरों की बुनियादें हिला दी, बल्कि आफ्टर शॉक्स ने खौफ को कई गुना बढ़ा दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारी मशीनरी के साथ मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। सिविल डिफेंस हुकाम खबरदार कर रहे हैं कि हलाकतों की तादाद मजीद बढ़ सकती है। यूएन के इदारे UNDRR का कहना है कि सिर्फ 2 दिहाइयों में मौसमियाती और कुदरती आफात से नुकसान की शिद्दत और तकरार में 2 गुना इजाफा हो चुका है, जिसका मतलब है कि आने वाले साल में कुदरती आफात में मजीद इजाफे का खदशा है। पाकिस्तान भी इस वक्त बदतरीन सैलाब का सामना कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि कभी समंदरी तूफान, कभी सैलाब, कभी जलजले, दुनिया पर यह कहर क्यों बढ़ रहा है? और सवाल ये भी है कि क्या महज कुदरती अमल है या फिर इंसानी सरगर्मियों ने ज़मीन के तवाज़ुन को बिगाड़ दिया है? इस खबर के हवाले से आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।